तो डॉक्टर साहब, अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल आपने अभी बताया, तो इसको कैसे, अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे बुरे को कम करें या इससे जान छुड़ा लें, या अच्छे को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें देखें कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जैसे हमने बात की, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ये दिल के दौरे का ख़तरा ये कम करता है, और एक एलडीएल होता है, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल के दौरे का ख़तरा बढ़ाता है। तो मैंने बताया था इसका वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, अगर दिल के मरीज़ है तो 70 से कम होना चाहिए, लेकिन लोअर इज़ बेटर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और इसमें अब ये होता ये है कि इसके लिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक है दवाई के बगैर अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक करें, इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल कहते हैं, यानी दवाइयों के बगैर कैसे हम कम करें। उसमें नंबर 1 वज़न, अगर 5% अपना कम कर लें, अगर आप ओवरवेट हैं तो 5 से 7% वज़न कम करें, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। स्मोकिंग को तर्क कर दें, अगर सिगरेट नोशी करते हैं उसको ये ख़त्म कर दें। तीसरा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना शुरू करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। चौथा डाइट हमें वो लें, हमें जो आप इसको हम कहते हैं जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे मक्खन, घी, इस किस्म की चीज़ें, ये हम इस्तेमाल में अपना वो एनिमल फ़ैट है उसका इस्तेमाल कम करें, और जो प्लांट से ओरिजिन की है वो भी करें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम वो जितना मर्ज़ी लें उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसको भी मॉडरेशन के साथ लें। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मक्खन और देसी घी तो नुकसानदेह नहीं नहीं, होते। बिल्कुल नुकसानदेह है, इसमें डेफिनेटली कोई ऐसी एनिमल बात फैट, है, सैचुरेटेड फैट सारी मना करते हैं। फिर उसमें अब जो चीज़ है कि इसमें जो एक हम डाइट, बड़ी मशहूर डाइट है जिसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, यानी वो लोग यूनान और इटली के लोग जो मेडिटेरेनियन सी के बेसिन के इर्द गिर्द जिनकी मुल्क हैं, वो लोग वहाँ यूज़ करते, उसमें सलाद बहुत ज़्यादा होता है, ऑलिव्स होते हैं, और उसके अंदर फ़िश का एलिमेंट होता है, फ़िश बहुत अच्छी है, लेकिन ये वाली नहीं है जो हम फ्राइड फ़िश जो मजांग चुंगी में मिल रही है, ये वाली फ़िश नहीं। तो आप बेक्ड फ़िश लें, उसको आप बड़ी अच्छी वो उसकी टेस्ट करें। तो ये और इसके साथ जो वो डेयरी, लो फैट डेयरी हैं, जैसे लो फैट मिल्क है, वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरह का जो इस तरह का लो फैट बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी ये मेडिटेरेनियन है जिसके अंदर बहुत सारे सलाद होता है, फ़िश का होता है, पोल्ट्री है उसमें यानी चिकन का इस्तेमाल है, लेकिन जो बीफ और मटन है इसका इस्तेमाल कम से कम रखें अपनी ग़िज़ा के अंदर। तो ये तो ग़िज़ाई हैं इसके जो मामला। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें अपनी ग़िज़ा के अंदर नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये कहते हैं लोग कि आजकल रिकमेंडेशन ये है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स से मुराद है ये जो अखरोट, मूंगफली, बादाम, इसका इस्तेमाल हमें, ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें हमने भी एक थोड़ी सी हिच लगा ली है कि अगर हम उसको भी साल्टिश बना लिया हुआ है, आपने बहुत देखा मूंगफली को भी रोस्ट किया जाता है, नमक मिलते हैं, हाँ, और जिसका नमक लगा होता है उस पर, तो वो, और इसी तरह पिस्ते पे भी नमक लगा लेते हैं, ऑयल में भी कर लेते हैं, काजू मिलते हैं वो पैकेट से, वो भी फ्राइड किए होते हैं, तिल लगे होते हैं गुड़ में बना के, पता नहीं कैसे। उसको भी हमने उसको, लेकिन आप उसको एज सच फॉर्म में नहीं। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है जो आपके अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जैसे आपने बात की है, वो आपका शुगर का अच्छा कंट्रोल होना, वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। स्टैटिन यूज़ करें उससे भी कुछ होता है, लेकिन एक और दवाई निकोटिनिक एसिड्स होती है, वो कम यूज़ होती है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करती है। लेकिन जो खुराक में सबसे अच्छी चीज़ है वो नट्स में अखरोट का इस्तेमाल। साइंस ने ये साबित किया जो अखरोट का इस्तेमाल है वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बेहतर करता है, और ट्राइग्लिसराइड जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, वज़न भी कम करता है ना। बेहतर नट्स, यानी कि ये हेल्दी है कि एक मुट्ठी भर नट्स आप इस्तेमाल में अपने ला सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो उनकी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो है मैं नॉन फार्माकोलॉजिकल है। अब कुछ अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट दवा है वो स्टैटिन्स के नाम से है, आपने नाम सुना होगा, जिसमें रोज़ुवास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, इस तरह जिसके साथ स्टैटिन आता है। यानी ये जो वो अद्वियात हैं जो जिगर में जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जगह होती है वहाँ पे उस एंजाइम को ये ब्लॉक करती हैं, तो इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो शरह है वो आपकी कम हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल लाइफ सेवर है, यानी इसके इस्तेमाल से दिल के दौरे का ख़तरा कम होता है, इससे बुरा कोलेस्ट्रॉल वो ड्रॉप होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। तो ये जो आपने फरमाई हैं अभी मुख्तलिफ, सिम्वास्टैटिन, रोज़ुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, इनमें कोई बेहतर भी है?
या कोई कम बेहतर है? ये कुछ इसमें ना उन्होंने अब क्लासीफाई किया है इसको, हाई इंटेंसिटी उसमें स्टैटिन्स कहते हैं, एक होता है मॉडरेट इंटेंसिटी की हैं और एक है लो इंटेंसिटी की हैं। तो उसकी डोज़ के हिसाब से किया है। अगर टॉर्बास्टैटिन अगर आप यूज़ करते हैं 40 मिलीग्राम के अंदर तो वो हाई इंटेंसिटी में आ जाता है। तो 10 to 20 मॉडरेट में आता है। जैसे पिटावास्टैटिन आजकल एक और है वो लो इंटेंसिटी में आता है। तो डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी हर आदमी के जो है उसके। अब जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि हर आदमी जिसको हार्ट डिजीज़ है और उसकी उम्र 40 ईयर से ज़्यादा है और उसको अगर डायबिटीज़ भी और हार्ट डिजीज़, उसको तो लाजमी आपने स्टैटिन देना है। और एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र 40 ईयर से कम है लेकिन डायबिटीज़ है, साथ को रिस्क फैक्टर, वो सिगरेट पी रहा है या उसके किडनी काम नहीं कर रही है, उसको ब्लड प्रेशर, उसको भी स्टैटिन आपने देना है। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे, आपको स्टैटिन हम जब देते हैं तो जो साथ वाला जीपी होता है डॉक्टर, ये जो आपको तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों दी हुई है? तो ये उसी तरह है कि जो हाई रिस्क पेशेंट में चले जाते हैं, तो 40 साल से उम्र कम है, यंग भी हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क फैक्टर है, यानी उनको हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा है। यानी हार्ट डिजीज़ रिस्क फैक्टर्स क्या क्या वो मैं गुजारिश कर देता हूँ। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यूरिन के अंदर प्रोटीन आना और स्मोकिंग करना और फैमिली हिस्ट्री होना। कुछ लोगों के ख़ानदान के अंदर दिल की बीमारी होती है जिनको छोटी उम्र में हार्ट डिजीज़ हो जाती है। तो ये 4-5 रिस्क फैक्टर, इनमें से कोई एक रिस्क फैक्टर भी है तो आपको स्टैटिन लेने चाहिए अगर आपकी उम्र कम भी है। स्टैटिन रात को क्यों देते हैं? इसलिए कि जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो रात को होती है। ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये रात शायद इसलिए क्योंकि लोग जो है जितने मुर्गन खाने वो रात को खाते हैं, तो इसलिए शायद रात ये हो सकता है ये वजह, लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह की इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम रात को होती है। लेकिन आजकल जैसे जो रोज़ुवास्टैटिन है वो आप दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब ये स्टैटिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बुरे इफ़ेक्ट्स भी? स्टैटिन का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है ना, वो हम लोगों के ना, जो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, माइल्जिया जिसको हम पट्ठों में दर्द कहते हैं। बहुत लोग होते हैं उनको कहते जी आते हैं हमें बहुत पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, बहुत दर्द हो रही है, जिसम में दर्दें हो रही हैं। तो ये एक छोटी कम है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। अगर हो रही हैं तो फिर हम ऐसी अद्वियात देते हैं जो लो पोटेंसी की हों, या वो अद्वियात कुछ ऐसी जैसे हमने बात की है कि एक दवाई ऐसी भी होती है जो कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से जज़ब ही नहीं होने देती, एज़िटामाइब के नाम से अवेलेबल है, तो वो भी हम दे सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है आजकल वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगी है, अमेरिका में बहुत महंगी है, वो इंजेक्टेबल है, महीने में एक इंजेक्शन है, PCSK9 उसको उस इनहिबिटर्स कहते हैं उसको, लेकिन वो महंगी दवाई है, पाकिस्तान में शायद ना ही आए। तो इंजेक्शन की शक्ल में महीने में एक, वो भी आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल से कुछ पट्ठों को तकवीयत मिलती है और पानी ज़्यादा पीने से कुछ? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक्टिव लाइफस्टाइल होंगे तो कम होते हैं, लेकिन अगर आपको टोटली इंटॉलेबल हो जाए फिर हम दूसरे रास्ते सोचते हैं कि ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और ये जो ट्राइग्लिसराइड का आप बता रहे थे कि ये भी अच्छे नहीं होते अगर ज़्यादा हों? ट्राइग्लिसराइड के जो हम दवाई देते हैं वो फेनोफाइब्रेट या जेम फाइब्रोजिल के नाम से, इनको फाइब्रेट्स कहते हैं, तो ये दिए जाते हैं। लेकिन एक एहतियात की ज़रूरत है कि जिन लोगों के किडनी फंक्शन एबनॉर्मल हो तो उनको ये फाइब्रेट्स नहीं देते। फिनोफाइब्रेट पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो अगर किडनी आपका ख़राब है, वो काम नहीं करे तो हम उसमें ये अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बात ये देखा गया कि अगर आप जेम फाइब्रोजिल जो यहाँ पे जेमपिट के नाम से अवेलेबल है, अगर आपको सिम्वास्टैटिन के साथ मिलाएं तो आपके जो पट्ठों में दर्द, और बाज़ का इतना दर्द होता है कि वो पट्ठे टूट फूट भी जाते हैं, तो इसका ख़तरा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसको बड़ी एहतियात के साथ डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद बज़ाते खुद ना लें।